हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज माय डेंटिस्ट्री व्लॉग्स। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ एक्सोडोंशिया के ऊपर, एक्सट्रैक्शन के ऊपर, कि एक्सोडोंशिया दांत को निकालने से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए, दांत को निकालने के दौरान हमें क्या करना चाहिए और दांत को निकालने के बाद हमें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि पेशेंट की जो एक्सट्रैक्शन है वो सेफली हम कर दें। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सोडोंशिया की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताना चाहूंगा। एक्सोडोंशिया होता है दैट इज द पेलनेस रिमूवल ऑफ द टूथ विदाउट डैमेजिंग द एडजेसेंट स्ट्रक्चर सो दैट द हीलिंग टेक्स प्लेस अनइवनफुली। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है एक्सोडोंशिया की। हमें दांत को निकालना होता है, दांत के आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, दांत के आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं, जो बोन है और आसपास का जो जिंजाइवा है, उसे हमें कम से कम ट्रॉमेटाइज करके, कम से कम उसे नुकसान पहुंचा के दांत को हमें हड्डी में से निकालना होता है। तो सबसे पहले हमें जो है प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन करनी होती है। हमें पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेनी होती है। मेडिकल हिस्ट्री में हमें पेशेंट का चेक करना होता है कि पेशेंट को कोई सिस्टेमिक डिजीज तो नहीं है, डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी की हिस्ट्री फीमेल्स पेशेंट्स के अंदर हमें लेनी होती है। सिस्टेमिकली हमें देखना होता है कि पेशेंट फिट है, क्या एक्सट्रैक्शन एक्सोडोंशिया हम कर सकते हैं। फिर हमें जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन टूथ का करना होता है। हमें देखना होता है कि क्लिनिकली टूथ कितना साउंड है, टूथ के अंदर मोबिलिटी है कि नहीं है, टूथ का पेरियोडोंटल स्टेटस क्या है, टूथ में से कहीं एब्सेस तो बाहर नहीं निकल रही है, टूथ का स्ट्रक्चर क्या अवेलेबल है, क्राउन का स्ट्रक्चर है क्या, क्राउन का स्ट्रक्चर लॉस्ट है, सिर्फ जो है केवल कहीं रूट स्टम्प्स तो अवेलेबल नहीं है, टूथ नॉर्मल है कि आरसीटेटेड टूथ है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और फिर है रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। प्री ऑपरेटिवली हमें रेडियोग्राफ लेना होता है। हमें देखना होता है कि रूट है, रूट का स्टेटस क्या है, रूट की लेंथ कितनी है, रूट जो मल्टी रूटेड टूथ है, मल्टी रूटेड टूथ में रूट का पैटर्न देखना होता है कि कहीं रूट जो है, रूट्स का पैटर्न अनफेवरेबल तो नहीं है। दैट मीन्स रूट अगर डाइवर्जेंट है, डाइवर्ज रूट है, तो वो एक अनफेवरेबल कंडीशन पैदा करते हैं एक्सोडोंशिया में। और हमें डायलेसरेशन चेक करनी होती है कि रूट के अंदर डायलेसरेशन तो नहीं है। तो ये भी कई बार टूथ एक्सोडोंशिया में एक्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। और फिर हमें देखना है कहीं हाइपर सीमेंटोसिस तो नहीं है या टूथ के नीचे कोई पेरिपैकल पैथोलॉजी तो नहीं है। तो ये तीन जो प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन जो है, प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन, तीन चीजें जो हमें करनी होती हैं। फिर बात आती है एक्सोडोंशिया की। प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन के बाद हम जब एक्सोडोंशिया करने लगते हैं, तो एक्सोडोंशिया जब करना शुरू करते हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले हमें एलिवेटर से जो है टूथ को पहले थोड़ा मोबाइल करना होता है। जब टूथ एलिवेटर से थोड़ा मोबाइल हो जाता है, फिर हमें जो है फोर्सेप्स से मोबाइल टूथ को, जो थोड़ा जिसके पीडियल फाइबर्स पार्शली ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं, टूट जाते हैं, फिर हम फोर्सेप्स की मदद से उसको निकालते हैं। अब हमें तीन चीजों का इसके अंदर फिर ध्यान रखना होता है। जो डिक्टम है टूथ एक्सट्रैक्शन का वो है सी, फील एंड हियर द एक्सट्रैक्शन। हमें एक्सट्रैक्शन देखनी है, हमें एक्सट्रैक्शन को फील करना है और हमें एक्सट्रैक्शन को सुनना है। अभी क्या चीजें हैं एक्सट्रैक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन, जब हम एक्सोडोंशिया एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, जब हम फोर्सेप्स से दांत को निकालना शुरू करते हैं, तो टूथ के अंदर थोड़ी मोबिलिटी दिखने लगती है। टूथ जब अपनी सॉकेट के अंदर मोबाइल होने लगता है, टूथ जब हिलने लगता है, तो हम नेकेड आई से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, टूथ की मोबिलिटी को। इसको हम बोलते हैं सी द एक्सट्रैक्शन। दैट मीन्स हम एक्सोडोंशिया को, एक्सट्रैक्शन को देख रहे हैं, एक्सोडोंशिया का जो प्रोसेस है वो हमें देख रहे हैं। उसके बाद फिर आता है फील द एक्सट्रैक्शन। फील द एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब हम फोर्सेप्स से टूथ को जो है, टूथ को सॉकेट में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, टूथ को सॉकेट के अंदर मूव कर रहे हैं, टूथ को सॉकेट के अंदर फोर्स लगा रहे हैं टूथ सॉकेट के अंदर, तो जो टूथ है तो वो मोबिलिटी शो करता है। तो जो हमने नॉन वर्किंग हैंड हमारा होता है, नॉन वर्किंग हैंड से जो हमने फिंगर की जो ग्रिप बनाई होती है एल्वियोलर बोन के ऊपर, तो हम उस फिंगर की ग्रिप में टूथ की जो टेक्टाइल मोशन है, टूथ की जो टेक्टाइल सेंसिटिविटी है, वो हम फील कर सकते हैं। हम टूथ के टेक्टाइल सेंसेशन को फील कर सकते हैं, जो टूथ का मूवमेंट होता है हम उसको फील कर सकते हैं। हालांकि ये जो चीज़ होती है थोड़ी एक्सपीरियंस के साथ आती है। हम कुछ जो बिगिनर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, कभी कभी उनको ये चीज़ नहीं फील होती, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आप टूथ की मूवमेंट को भी फील कर सकते हो। फिर फाइनली जो तीसरी चीज़ आती है वो होती है हियर द एक्सट्रैक्शन। हियर द एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि हमें क्लिकिंग साउंड, कहीं क्लिकिंग साउंड तो नहीं आ रही है, हमें यह इंश्योर करना है कि हमें क्लिकिंग साउंड तो नहीं सुनाई दे रही है। अगर टूथ के एक्सट्रैक्शन के दौरान हमें क्लिकिंग साउंड, क्लिक की आवाज सुनाई देती है, इसका मतलब है या तो हमारा जो टूथ है वो फ्रैक्चर हो गया है, टूथ की रूट जो है वो फ्रैक्चर हो गई है, या फिर हमारी जो एल्वियोलर बोन है वो फ्रैक्चर हो गई है।
तो ये 3 चीजों का डिक्टम है, सी, फील एंड हियर द एक्सट्रैक्शन। इन चीजों को अगर हम प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो हम एक्सट्रैक्शन को, एक्सोडोंशिया को सेफली जो है परफॉर्म कर सकते हैं बिना एडजेसेंट टिश्यूज को, सॉफ्ट टिश्यूज को डैमेज किए हुए। और फाइनली जो हम तीसरा हमारा पॉइंट है कि एक्सट्रैक्शन करने के बाद व्हाट वी हैव टू सी आफ्टर द एक्सट्रैक्शन। जब हम एक्सट्रैक्शन को कर देते हैं, एक्सट्रैक्शन करने के बाद हम टूथ को जब बाहर निकालते हैं, हमें टूथ रूट की इंटेग्रिटी को प्रॉपर्ली चेक करना है कि जो टूथ की रूट है वो कंप्लीटली आई है। अगर टूथ की रूट इनकम्प्लीट है या उसका कोई शार्प एज है, इसका मतलब है कि टूथ की जो रूट है वो सॉकेट के अंदर ब्रेक हो गई है और फिर हमें उस ब्रोकन रूट को, टूटी हुई रूट को विद द हेल्प ऑफ रूट टिप एलिवेटर्स हमें उसे निकालना होता है। जब उसके बाद जो खाली सॉकेट बचती है, एम्प्टी सॉकेट जो बचती है, उस एम्प्टी सॉकेट के अंदर हमें यह देखना होता है कि कहीं ग्रेनुलेशन टिश्यू तो नहीं रह गया। अगर ग्रेनुलेशन टिश्यू है तो हमें उस ग्रेनुलेशन टिश्यू को जो होता है रिमूव करना होता है। नहीं तो अगर हम इस ग्रेनुलेशन टिश्यू को नहीं रिमूव करेंगे तो एक कॉन्टिन्यूअसली ग्रेनुलेशन टिश्यू जो ब्लीड करता रहता है और ब्लीडिंग जो है स्टॉप नहीं होती है। फिर सक्शन टिप की मदद से हमें जो सलाइवा और जो ब्लड जो मिक्स हुआ होता है सॉकेट के अंदर, हमें उसको प्रॉपर्ली उसको निकालना है, उसको सक करना है कि सॉकेट जो है नीट एंड क्लीन हमारी हो जाए, फ्रेश उसमें से बोन दिखनी शुरू हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे जो है सॉकेट के अंदर जो ब्लड ऊज होकर निकलता है और ब्लड का जो प्राइमरी ऊज होकर निकलता है, ब्लड की ऊजिंग होती है और ब्लड जो है, जो एक प्राइमरी क्लॉट जो है वो सॉकेट के अंदर जो बनना शुरू हो जाता है। और जो है जब क्लॉट बनना शुरू होता है तो हमें उस क्लॉट के ऊपर, जो प्राइमरी क्लॉट बनता है, उस क्लॉट के ऊपर हमें अप्रोक्सीमेटली जो है 1 आवर, अप्रोक्सीमेटली आई कैन से 45 मिनट से लेके 1 आवर तक जो है हमें वहां पे प्रेशर पैक देना होता है कि जो हमारा प्रेशर पैक इसलिए देना होता है कि जो प्राइमरी क्लॉट बना है वो क्लॉट हमारा प्रॉपर्ली स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि क्लॉट की श्रिंकेज होती है और ये अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स या 45 मिनट्स तक लगते हैं क्लॉट की जो श्रिंकेज होने में। और जब क्लॉट श्रिंक करता है, उसमें से प्लाज्मा निकल जाता है, तो श्रिंकेज के बाद जो क्लॉट है थोड़ा फर्म हो जाता है और सॉकेट के वॉल्स के साथ सॉकेट के अंदर अच्छी तरह से चिपक जाता है और लेटर ऑन यही फिर जो क्लॉट है ये ऑर्गेनाइज होकर बोन टिश्यू जो है फॉर्मेशन करता है। और जो प्रेशर पैक हमें देना होता है, प्रेशर पैक में हमें सिर्फ जो नॉर्मल कॉटन वूल होती है, नॉर्मल कॉटन नहीं रखनी होती है। हमें जो कॉटन होती है, कॉटन को गॉज पीस के अंदर रैप करके, पहले गॉज पीस रखनी है, उसके अंदर कॉटन डालनी है और फिर उसको प्रॉपर्ली रैप करके उसकी राउंड बॉल बना के फिर हमें सॉकेट के ऊपर जो होता है वो लगानी होती है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो कॉटन की जो वूल है, अगर हम उसके ऊपर गॉज नहीं लगाएंगे तो जो कॉटन की वूल है वो जख्म के साथ, वूंड के साथ जो है वो स्टिक कर सकती है और लेटर ऑन आगे जाके मे बी इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, मे बी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और हम नहीं चाहते कि जो कॉटन की जो फाइबर है, कॉटन वूल है, जो वूंड के साथ वहां पे लगे। और फाइनली जब 24 आवर्स बीत जाते हैं एक्सट्रैक्शन के बाद, तब 24 आवर्स के बाद जो है हम पेशेंट के जो है वार्म सेलाइन रिंजेस हम स्टार्ट करवा देते हैं। हल्के गर्म पानी में नमक डाल के पेशेंट को बोला जाता है कि आप इससे रिंजेस कीजिए, आपका जो एक्सट्रैक्शन साइट है, जो सॉकेट है, जो जख्म है, वो प्रॉपर्ली इससे क्लीन रहेगा। और कभी जो खाना वाना हम खाते हैं, फूड डेब्रिज, सॉफ्ट टिश्यूज, जो सॉफ्ट फूड डेब्रिज वहां पे लगा रहता है, उससे ये प्रॉपर्ली जो होता है क्लीन हो जाता है। और अप्रॉक्सीमेटली एक नॉर्मल हेल्दी पेशेंट जो है, हेल्दी पेशेंट के अंदर नॉर्मली हमें मिनिमम 3 डेज जो है हमें एंटीबायोटिक्स और पेन किलर जो होती हैं पेशेंट को देनी होती हैं। थैंक यू।